जी अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि क्लासिफिकेशन क्या होती है। मशीन लर्निंग की क्लासिफिकेशन एक टाइप है सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग की। तो उसमें हम देखेंगे क्लासिफिकेशन कैसे करनी है और क्या होती है और इसको कौन कौन से तरीके हैं। जैसे कि पहले इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बता दिया, जिसका लिंक ऊपर आपको नज़र आ रहा है। और अगर आपने इस वीडियो को फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है हमारे इस चिल्ले में, तो अब यहाँ पे एक प्लेलिस्ट का लिंक नज़र आ रहा होगा, आप इस पर क्लिक करें और पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं और 40 दिन में पाइथन फॉर डेटा साइंस सीख सकते हैं। क्लासिफिकेशन सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग की टाइप है, जिसका मैंने बताया था कि सुपरवाइज़र के अंडर काम करती है। इसमें एक टीचर होता है जो टीच करता है और वो टीचर है डेटा, ठीक है। फिर हम प्रेडिक्शन करते हैं, आउटकम लेते हैं। टाइप्स इसकी मैंने बताई थी, रिग्रेशन एंड क्लासिफिकेशन या क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन। फॉर कैटेगोरिकल वेरिएबल्स वी यूज़ क्लासिफिकेशन एंड फॉर रिग्रेशन वी यूज़ न्यूमेरिकल डेटा, ठीक है। तो अब यहाँ पे सुपरवाइजर लर्निंग एल्गोरिथम, ये सारे एल्गोरिथम है। सिंपल लीनियर रिग्रेशन एंड मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। मल्टीपल, यहाँ पे पी की एक मिस्टेक है, ज़रा मुझे टेक्स्ट करके बताएं कि कहाँ पे मिस्टेक आई है। देन डिसीजन ट्री क्लासिफिकेशन, फिर के नियरेस्ट नेबर्स, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, सपोर्ट वेक्टर मशीन, फिर बाद में कर्नल एसवीएम, नाइव बेसिस, रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफिकेशन। ये सारी हम देखेंगे बारी बारी। अब डिसीजन ट्री क्लासिफिकेशन पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। और डिसीजन ट्री एल्गोरिथम एक ऐसी क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन की टाइप है सुपरवाइज मशीन लर्निंग में, कि जो नॉन पैरामेट्रिक सुपरवाइज्ड लर्निंग मेथड यूज़ फॉर क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन, ठीक है। इसको आप क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन दोनों के लिए इस एल्गोरिथम को यूज़ कर सकते हैं। इसमें न्यूमेरिकल डाटा भी यूज़ कर सकते हैं और कैटेगोरिकल डाटा को भी आउटपुट में ले सकते हैं। नॉन पैरामेट्रिक का मतलब मैंने आपको बताया, जो नॉर्मल डाटा ना हो, ठीक है। होता क्या है, इसमें डिसीजंस बनते हैं, इफ़ देन एल्स। मतलब एक ये हमारी चीज़ है यहाँ पे, फॉर एग्जांपल अगर ये हो गई तो राइट साइड पे चला जाएगा ट्री, अगर ना हुई तो लेफ़्ट साइड पे, फिर उससे आगे मूव करता रहेगा ब्रांचेस, जो डिसीजन ट्रीज बनते हैं। इसके प्रोज क्या हैं, क्या क्या फ़ायदे हैं। दिस इज़ वेरी इजी टू यूज़ एंड इंटरप्रेट, क्योंकि पता है येस और नो में आ जाती है चीज़ें, बूलियन ऑपरेटर में। कैन बी विजुलाइज्ड, इसका हम ग्राफ इजीली बना सकते हैं। लिटिल डाटा प्रिपरेशन नॉन पैरामेट्रिक के लिए, मतलब डाटा को नॉर्मलाइज नहीं करना पड़ता, वैसे भी चल जाती है। और नॉन पैरामेट्रिक डाटा भी इसमें हम यूज़ कर सकते हैं। एबल टू हैंडल बोथ न्यूमेरिकल एंड कैटेगोरिकल डेटा, ठीक हो गया। एंड देन मल्टीपल आउटपुट प्रॉब्लम्स कैन बी हैंडल्ड, ठीक है। जो मल्टीपल आउटपुट की प्रॉब्लम्स है वो भी डिसीजन ट्री एल्गोरिथम के थ्रू हम हैंडल कर सकते हैं, जो हम देखेंगे लेटर ऑन। यूज़ बुलियन लॉजिक टू मॉडल द प्रेडिक्शंस एंड देन परफॉर्म वेल सम ऑफ द, अगर इसमें से सम ऑफ द अजम्पशंस जो हैं वो भी आप पूरी कर लें, जो इसके लिए ज़रूरी है डिसीजन ट्री एल्गोरिथम के लिए, तो आप इसको फिर भी अच्छे तरीके से इसके रिजल्ट ले सकते हैं। लेकिन इसके कुछ कॉन्स भी हैं। ये कम्प्लेक्स ट्रीज़ है फॉर बिगिनर्स, क्योंकि बिगिनर्स को पता नहीं चलता, बड़ी बड़ी डायग्राम्स हम बना के बैठ जाते हैं, बड़े बड़े जो डिसीजन ट्रीज़ है वो बना के बैठ जाते हैं और फिर इंटरप्रेट करने का नहीं हमें पता चलता। फिर अनस्टेबल होता है। क्यों अनस्टेबल है, कभी अच्छी वैल्यू दे देता है, कभी बुरी दे देता है, ठीक है, सिंपल सी बात है। फिर नो स्मूथ और कॉन्टीन्यूस प्रेडिक्शन, स्मूथ प्रेडिक्शन नहीं देता कि अच्छा ये होगा तो ये होगा, थोड़ी सी भी प्लस माइनस की एरर आ जाए तो ये दूसरी साइड पे जाना शुरू कर देता है। कम्प्लेक्स स्टेप्स हैं, मतलब इसमें बहुत सारी टर्म्स हैं जो आम बंदे की समझ में नहीं आती, XOR, ठीक है, पार्टी और मल्टीप्लेक्सर प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो इस तरीके से हम इनको देख सकते हैं। एंड देन डिसीजन ट्री लर्नर क्रिएट बायस ट्रीज इफ़ सम क्लासेस डोमिनेट, मतलब अगर बिरयानी जो हमारा डेटा है, ML डेटा जो मैंने आपको पिछली वीडियो में सेंड किया, अगर उसमें सिर्फ बिरयानी ज़्यादा बंदे लाइक करेंगे तो वो बाइस्ड हो जाएगा उसकी तरफ, पूरे का पूरा डिसीजन ट्री, ठीक है। तो ये सारे इसके कुछ कॉन्स हैं। फिर डिसीजन ट्री एल्गोरिथम के लिए आप ये देखें, ये डिसीजन ट्री होता है, अगर ये वाली कंडीशन मेट की है तो यहाँ पे आ गया, नहीं की तो यहाँ पे आ गया। तो इस तरीके से आगे 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 फर्दर कंडीशन जो है वो खुद ब खुद बना के उसकी वैल्यूज़ और सारी चीज़ों को देख के प्रेडिक्शन एल्गोरिथम ये इस तरह चलता है, ठीक है। तो आप देखें येस और नो की बेस पे चलता है। दिस इज़ मोर लाइक अ फ्लो चार्ट, ठीक है। तो आप इस तरीके से इसे देख सकते हैं। और होता क्या है इसमें, आप देखें सिंपली आपने प्लॉट ट्री भी कर सकते हैं। ये ट्री जो है डिसीजन ट्री, ये आप इस तरीके से प्लॉट भी कर सकते हैं एंड वी विल सी एक्चुअली कि हमने ये किस तरीके से किया है। आप देखें कि हमने sklearn या scikit-learn लाइब्रेरी का ट्री इंपोर्ट किया, प्लॉट ट्री, फिर मैटप्लॉटलिब का PLT किया हमने पाई प्लॉट को, फिर बाद में प्लॉट फिगर की हमने, मॉडल हमने अपना जो फिट किया वो लगाया, फिर प्लॉट ट्री कर दिया, मॉडल को फिट करने के बाद फिर फिल ट्रू कर दिया, टाइटल दे दिया एंड दैट्स इट। ये तकरीबन 6 या 7 लाइंस ऑफ कोड में आपके पास ये ग्राफ आ जाता है और हमेशा यही रहती हैं लाइंस ऑफ कोड इफ़ यू आर गोइंग टू प्लॉट दिस ट्री। अगर आपने अपने एल्गोरिथम को कहीं पे शो करना है ना, तो यू कैन यूज़ दिस
मेथड, और जो ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है डिफरेंट किस्म की चीज़ों के अंदर। फॉर एग्जांपल जब आप कुछ प्रेजेंट कर रहे होते हैं या आप कुछ चीज़ें जो हैं वो लेके और लोगों को दिखा रहे होते हैं, ठीक है, मतलब प्रेजेंटेशन के दौरान। और आपको पता है कि डिसीजन ट्री एल्गोरिथम में हमने करना क्या होता है, हमने सिंपली ये वाले इनपुट पैरामीटर्स देने होते हैं और ये आउटपुट हमने क्लासिफिकेशन करनी होती है कि किस क्लास में आता है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, डिसीजन ट्री एल्गोरिथम को यूज़ करते हुए हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं। ये प्रैक्टिकल एग्जांपल है जनाब अली, ये आयरस का डेटा है, इस पर हमने बनाई है ताकि सबको ये डाटा मिल जाए। फॉर एग्जांपल आपने स्टार्ट करना है लोड सैम्पल डेटा से, पांडास की लाइब्रेरी इंपोर्ट की, नमपाई की सीबॉर्न की एंड सीबॉर्न के अंदर से ये आपने डाटा ले लिया आयरस का, ठीक हो गया। जब आपने ये आयरस का डाटा डाउनलोड किया, इसको डीएफ का नाम दे दिया, और मैं ये आपको सजेस्ट करूँगा जब भी आप मशीन लर्निंग पे एल्गोरिथम रन करें तो अपनी एक कन्वेंशन ढूंढ लें जहाँ पे आपने डेटा को जो भी नाम देना हमेशा वही दें ताकि आपको ईजी रहे हर किस्म के एल्गोरिथम को यूज़ करना। मैंने डीएफ दिया, फिर डीएफ के बाद चेक कर लिया, और इस डाटा से बड़े सभी लोग मानूस हैं क्योंकि ये बहुत दफ़ा हमने यूज़ किया है। स्पीशीज़ यहाँ पे और बाकी सारे न्यूमेरिकल है, वेरिएबल ये कैटेगोरिकल है। फिर हम क्या करते हैं, मैटप्लॉटलिब की लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया और साथ में डिसीजन ट्री क्लासीफायर को किया, लेकिन यहाँ पे मैंने डाटा को सेपरेट किया। आप एक्स और वाई मतलब इनपुट एंड आउटपुट में डाटा को सेपरेट कर सकते हैं। अभी आप देखें df.ilog का फंक्शन जो है ना, ये हमें बताता है कि आप किस किस्म की डिसीजन जो ले रहे हैं डाटा को सेपरेट करने के लिए। रोज़ मैंने कहा कि सारी की सारी लेनी है, स्पेस कॉलन स्पेस, ठीक हो गया, कॉमा। फिर मैंने कहा कि कॉलम शुरू से सारे लेने हैं और एंड वाला माइनस कर देना उसमें से, ठीक हो गया। तो ये देखें मैंने एंड वाला कॉलम माइनस कर दिया, ठीक हो गया। और वाई में मैंने क्या किया कि एंड वाला लेना है सिर्फ, बाकी सारे नहीं लेने, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। जैसे मैंने इसको रन किया तो आप देखें कि हमारे पास एक्स हेड में ये सिर्फ 4 वेरिएबल्स आते हैं और वाई हेड में सिर्फ लास्ट वाला आता है। तो आप इस तरीके से इसको डाटा को देख सकते हैं, और ये बहुत आसान तरीका है बजाय इसके कि आप स्ट्रिंग के नेम्स देना स्टार्ट कर दें, ठीक है। आईलॉग फंक्शन मैंने पांडास की लाइब्रेरीज के अंदर बहुत अच्छे तरीके से समझाया हुआ है। फिर आते हैं जनाब, ये यहाँ पे इसकी आउटपुट जो हमने बनाई वो कैसे बनाई, ये वही डिसीजन ट्री क्लासीफायर हमने लिया जो हमारा एल्गोरिथम है एस्केलर्न से। फिर प्लॉट ट्री की एक लाइब्रेरी हमने मॉड्यूल इंपोर्ट किया। सिमिलर वही तरीका जो मैंने पिछली वीडियो में बताया कि उसको मॉडल को फिट किया, फिर मॉडल को प्लॉट कर दिया, टाइटल दे दिया और प्लॉट शो कर दिया, दैट्स इट। इतना सा काम है, आपके पास इस तरीके से प्लॉट आ जाएगा। अब आपकी असाइनमेंट ये है कि हाउ टू सेव दिस प्लॉट, यहाँ पे हाउ टू सेव दिस प्लॉट इन टिफ png एंड pdf फाइल्स इन HD क्वालिटी, ठीक है। ये आपकी असाइनमेंट है, ये मुझे एज सून एज पॉसिबल आप सेंड कर दें ताकि हम आगे चल सकें। अब तक की वीडियो के लिए इतना ही। अगली वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि नियरेस्ट नेबर्स क्या होते हैं और उसकी पूरी डिटेल्स। देखते रहिए कोडानिक्स विद यूट्यूब। एक बात मैं बता दूँ आपको लग रहा होगा कि यार अमार भाई की वीडियो नहीं आ रही अब साथ, क्यों? क्योंकि हम कम्प्लेक्स टास्क की तरफ जा रहे हैं और मैं नहीं चाहता कि आप मेरी तरफ देख के थोड़ा सा डिट्रैक्ट हों या आपका फोकस बटे थोड़ा सा। तो जो मैं बोल रहा हूँ मेरे ख्याल से इसके थ्रू आपका टेक्स्ट पे ज़्यादा फोकस आ रहा है। और अगर आपको लगता है कि मुझे वीडियो वापस लेके आनी चाहिए अपनी वीडियोज़ के अंदर तो मुझे बताइएगा। अदरवाइज आई थिंक दिस इज़ द बेटर वे टू डू दिस थिंग्स। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।